आज हम लोग पृथ्वी के वायुमंडल का संगठन और संरचना के बारे में पढ़ेंगे। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फियर। तो सबसे पहले ये जानते हैं, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ और उससे जो गैसें निकल रही थी तो पहले बहुत ज़्यादा गर्म थी और धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई और वायुमंडल का निर्माण हुआ। तो जैसे हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो हमारी संरचना है वो क्या है, हमारे हाथ पैर नाक कान, ये है संरचना। और संगठन कंपोजिशन जो है वो क्या है कि जैसे इसमें जल है, कार्बन है और ये सब जो है उसके संगठन हो गए। तो उसी प्रकार पृथ्वी की जो संगठन है उसमें क्या क्या होती है, जो वायुमंडल में गैस होती हैं, जलवाष्प होती हैं और एरोसॉल होती है या धूल कण जो होता है। मेन जो है तीन जो है इसमें होते हैं, गैस, जलवाष्प और एरोसॉल। तो सबसे पहले हम संगठन के अंतर्गत गैस के बारे में पढ़ते हैं। गैसों के बारे में, कौन कौन सी गैस जो है पृथ्वी पर पाई जाती है। देखिए, जब पृथ्वी का जो वायुमंडल का निर्माण हो रहा था तो जब पृथ्वी घूम रही थी तो जो भारी गैस थी वो पृथ्वी के सतह के आसपास जो है इकट्ठी हो गई और जो हल्की थी वो जो है क्रमशः ऊपर जो है व्यवस्थित होती गई। तो पृथ्वी के बाहर इस तरह से एक जो है पूरा संरचना जो है लेयर बन गई। तो ये जो है संरचना में पढ़ेंगे उसकी कौन कौन सी लेयर है, और संगठन में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी गैसें हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि गैसें कौन कौन सी हैं। सबसे जो सबसे सर्वाधिक मात्रा में प्रतिशत में जो गैस पाई जाती है वो होती है नाइट्रोजन, वो है लगभग 78.1%। फिर जो है ऑक्सीजन है वो है लगभग 20.9%। और फिर तीसरे नंबर पर है आर्गन। आर्गन कितना है, 0.93% है। और चौथे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड है, ये है कितना, 0.03%। उसके बाद क्रमशः इनका परसेंटेज हमें याद रखना चाहिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ऊपर से चार। उसके बाद जो क्रमशः गैस पाई जाती है जैसे नियॉन है, और उसके बाद हीलियम है, मीथेन है, क्रिप्टॉन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, जेनान है और ओजोन है। ये सब जो है गैस क्रम से पाई जाती हैं। इन गैसों को संक्षेप में थोड़ा थोड़ा जो है देखेंगे कि क्या क्या जो है पृथ्वी के वायुमंडल में इनका क्या महत्व है और क्या रोल जो है ये अदा करती हैं। अब यहीं पे एक चीज़ और जान लेते हैं, गैसों में दो तरह का जो है होता है स्थिति। एक होती है स्थिर गैस और एक होते हैं जो परिवर्तनशील गैस होती हैं। तो यहीं पे पहले देख लेते हैं कौन सी गैस जो है परिवर्तनशील है और कौन सी गैस स्थिर है, जिनका परसेंटेज हमेशा जो है समान बना रहता है। तो जो स्थिर गैस हैं वो जैसे कौन कौन सी हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, ये प्रमुख जो है स्थिर गैस हैं। और परिवर्तनशील गैस में सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील कौन सी गैस होती है, जलवाष्प होता है, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ओजोन होता है। ये सब क्या होती है, परिवर्तनशील होती हैं। तो अब जो है इनके दोनों विभाजन करने के बाद अब हम लोग इसके बारे में एक एक गैस के बारे में थोड़ा थोड़ा संक्षेप में देखते हैं। और जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें जो जो व्याख्या आएगी तो उसके साथ ही और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है और नाइट्रोजन जो है एमिनो एसिड या जो है प्रोटीन के निर्माण में जो है सहायक होती है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है उसको जो है पौधे डायरेक्ट नहीं यूज कर पाते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यूरिया का प्रयोग करते हैं, यूरिया डालते हैं खेतों में। तो जो नाइट्रोजन है वो जो है कुछ जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जैसे राइजोबियम लेगुमिनेशियरम जो होते हैं, जैसे दलहनी जो फसलें होती हैं तो उनके जड़ों में होती हैं। तो वो क्या करती है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में बदल देती हैं। अब जब नाइट्रेट जो है ज़मीन में या जब आ जाती है तो उसको पौधे अपने जड़ों के माध्यम से ले सकते हैं। तो नाइट्रेट का इस्तेमाल जो है पौधे इस तरह करते हैं। तो जो है अमीनो एसिड जो है मेन जो है पार्ट है नाइट्रोजन का महत्व जानने में। और बाकी जो है जो नाइट्रोजन है वो अनेक रूपों में पृथ्वी पर पाई जाती है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, आणविक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमीनो, अमोनिया, ये सब जो है पाई जाती हैं। ये हो गया नाइट्रोजन का जो है महत्व। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है कि आपको ये जानना चाहिए कि कैसे जो है पौधे इसका प्रयोग करते हैं।
ये हमने बता दिया। अब दूसरे नंबर पे जो महत्वपूर्ण गैस है वो क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम लोग जानते ही हैं कि ऑक्सीजन प्राण वायु गैस है। बिना ऑक्सीजन के जो है प्राणियों का जीवन संभव नहीं है। ये कैसे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है? तो पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, तो इस तरह ऑक्सीजन जो है प्राप्त होती है हमें। तो ये है ऑक्सीजन का मेन महत्व। अब जो है देखिए, ऑक्सीजन जो है क्या करती है? ऑक्सीजन आग के जलने में सहायक होती है। ये सब जो है अनेक प्रकार से जो है महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन का जो है महत्व है ऑक्सीजन का। अब उसके बाद हम कुछ जो है परिवर्तनशील गैसों में भी देख लेते हैं कौन कौन सी गैसें जो है महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो गैस है, देखिए ये जलवाष्प जो है अलग से हम पढ़ते हैं, जलवाष्प भी गैस के अंतर्गत ही आती है। तो जलवाष्प जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जलवाष्प क्या होता है कि जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक जो है समय और स्थान के आधार पर सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील होती है। जो ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है उसमें जलवाष्प की मात्रा कम होती है, और जो विषुववृत्तीय क्षेत्र है उनमें जो है जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। और जलवाष्प का महत्व है कि जलवाष्प जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, उसी प्रकार जो है जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी को गर्म बनाए रखने में सहायता करती है। तो जलवाष्प से क्या होता है? जलवाष्प के कारण ही वर्षा होती है। आर्द्रता जो होती है पेड़ पौधों के लिए, तो वर्षा का जब हम जान लेते हैं तो इसका समझ में आ जाता है कि जलवाष्प का कितना महत्व है। इसमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जलवाष्प के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जो है महत्वपूर्ण है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? जो पेड़ पौधे श्वसन के रूप में ग्लूकोज जो प्रकाश संश्लेषण के रूप में जो यूज करते हैं, और उससे जो है क्या होता है? ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यही जो है महत्व है। अब देखिए जो है हम लोग जो है अगली गैस के बारे में देखते हैं। जो है ये क्या है? ओजोन है। ओजोन जो है क्या होता है? ओजोन जो है O3 इसको बोलते हैं। तो ओजोन में क्या होता है कि ओजोन का जो निर्माण होता है वो 80 से 100 किलोमीटर के ऊपर जो होती है। जब परावैंगनी किरणें पड़ती हैं तो ऑक्सीजन के जो है अणु जो है टूट जाते हैं, और O2 प्लस O3 का जो है निर्माण होता है। ये 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के ऊपर होता है वायुमंडल में। लेकिन फिर क्या होता है कि जब यहाँ निर्माण O3 का हो जाता है, यहाँ निर्माण और विघटन दोनों होता रहता है ये 80 से 100 किलोमीटर के बीच में। और उसके बाद जब O3 का निर्माण हो जाता है तो उसके बाद जो है ये पृथ्वी की निचली सतह पर लगभग 20 से 25 किलोमीटर के आसपास, ऐसे 15 से 35 माना जाता है जो ओजोन मंडल होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सांद्रण होता है 20 से 25 किलोमीटर के आसपास जो है इनका संकेंद्रण सबसे ज़्यादा जो है हो जाता है। जब निर्माण हुआ 80 से 100 किलोमीटर के ऊपर, उसके बाद फिर यहाँ पे 20 से 25 या जो है 12 से 35 किलोमीटर लगभग माना जाता है। लेकिन एग्जैक्ट जो अगर माना जाए तो 22 किलोमीटर के 1-2 किलोमीटर ऊपर 1-2 किलोमीटर नीचे के आसपास जो सबसे ज़्यादा ओजोन का सांद्रण होता है। अब ओजोन क्या करती हैं कि समताप मंडल में जो होती हैं तो क्या करती हैं कि परावैंगनिक किरणों से हमारी जो है रक्षा करती हैं। अब इसको जो हम लोग जब संरचना पढ़ेंगे तो उसमें इसका जो है और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक चीज़ देखिए और हम छूट गया था। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि सबसे पहले ये जो है प्रकाश संश्लेषण में तो सहायक होती ही होती है, लेकिन जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो होता है जिसके कारण पृथ्वी रात में भी जो है गर्म बनी रहती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही होती है। जब सूर्य से किरणें जो है शॉर्ट वेव में प्राप्त होती हैं तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उन्हें आने देती है धरातल पर। लेकिन जब रात में जब सूर्य की अनुपस्थिति में जब जो है पृथ्वी से लॉन्ग वेव के रूप में रेडिएशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच में इतनी जगह नहीं रहती है कि इन्हें जो है वापस अंतरिक्ष में भेज सकें। तो वो क्या करती हैं, उन्हें पुनः जो है पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट कर देती हैं। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो है पृथ्वी पर तापमान रात में भी जो है बना रहता है और पृथ्वी इसी कारण हरी भरी है। इसीलिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। उसी प्रकार जलवाष्प भी जो है क्या करती है, वो भी ग्रीन हाउस गैस है।
अब हम लोगों ने ये जो है पढ़ लिया। अब जो है एरोसोल के बारे में पढ़ते हैं। एरोसोल क्या होते हैं? जो वायुमंडल में निलंबित कणकीय पदार्थ जो होते हैं या तरल बूंदों के सम्मिलित रूप को जो है एरोसोल कहते हैं। जैसे धूल कण, ये सब जो है, नमक, ये सब 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 जो है एरोसोल के रूप हैं जो वायुमंडल में होते हैं। अब ये क्या है कि वायुमंडल में क्या है, ये एक अशुद्धियों के रूप में है। जैसे जब लहरें जब चलती हैं समुद्र पर, समुद्र में, तो क्या होती है कि जो नमक या साल्ट होते हैं उन्हें हवा बहा के ऊपर ले जाती है। ये सब भी जो है निलंबित कण जो है वायुमंडल में रहते हैं। अब ये इनका क्या महत्व है? इनका एक दो महत्व है। सबसे पहले वर्षा जब होती है तो वर्षा के बूंदों के बनने के लिए ये जो है क्या होते हैं, न्यूक्लियाई या केंद्रक की भूमिका निभाते हैं, जिससे बूंद का निर्माण होता है। सबसे पहले एक ये महत्व हो गया। और दूसरा जो प्रकाश होता है, जो प्रकाश का प्रकीर्णन परावर्तन जो होता है, जैसे हमें जो प्रकाश दिखाई देता है वो इन्हीं के कारण होता है। क्योंकि अगर प्रकाश सीधी मात्रा में आएगा तो जो केवल इसी जगह पर ही पड़ेगा, लेकिन ये कण क्या करते हैं, उसको परावर्तित कर देते हैं, विकिरित कर देते हैं, तो इससे जो प्रकाश होता है चारों तरफ दिखाई देता है। वो जो है इनका मेन भूमिका है। अब हमारे समझ से तो जो है ये गैस वाला मतलब संगठन का जो है लगभग पूरा हो गया। अब क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे जो भी और व्याख्या करनी होगी तो उसी के साथ में और पढ़ेंगे। अब देखिए संगठन के रूप में हो गया हमारा। अब जो है संरचना के रूप में वायुमंडल को देखते हैं। तो संरचना जो होती है वो क्या होती है कि हम जो है पृथ्वी की जो जैसे ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ जो है ये लेयर पाई जाती हैं, अनेक लेयर पाई जाती हैं। ये जो है लेयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे संरचना में। तो जो इनका वर्गीकरण किया जाता है दो रूपों में किया जाता है, दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है तापीय और एक रासायनिक। सबसे पहला जो क्या होता है, तापीय विभाजन होता है। तापीय विभाजन होता है जिसमें टेम्परेचर के आधार पर विभिन्न प्रकार के लेयर को बांटा जाता है। जैसे हम लोगों ने पृथ्वी में जो है लेयर पढ़ा था कि कोर है और मैंटिल है, अपर मैंटिल है, तो उसी प्रकार इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, परत दर परत विभाजन करते हैं। तो पहला आधार हो गया तापीय और दूसरा आधार होता है रासायनिक। रासायनिक आधार विशेषता के आधार पर। तो सबसे पहले तापीय विशेषता के आधार पर हम देखते हैं कि कितने लेयर जो है इनमें बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले लेयर है जो होती है सबसे पृथ्वी से जो निकटतम जो होता है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं या ट्रोपोस्फियर कहते हैं। अब ट्रोपोस्फियर के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल ये क्या होता है कि पृथ्वी से जीरो में सतह से लेकर के लगभग 16 से 18 किलोमीटर ध्रुवों पर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और जो विषुवत रेखा पे वो लगभग मान लीजिए 16 किलोमीटर। तो इस प्रकार जो है इसकी संरचना होती है। मान लीजिए जैसे ये पृथ्वी है और ये 0 अंश है और ये कोई भी ध्रुव है, नॉर्थ है मान लीजिए, तो जो इनकी संरचना होगी, लेयर जो बनेगी वो कुछ इस प्रकार होगी। यहाँ पे मान लीजिए 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है और यहाँ 16 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। ये क्या हो गया, क्षोभ मंडल की ऊंचाई हो गया। सबसे पहले हम ये देख लिए कि क्षोभ मंडल की ये हो गई ऊंचाई। अब देखिए ये फिगर में भी बना हुआ है, क्या है, 0 से यहाँ 0 है, यहाँ 16 किलोमीटर या 18 किलोमीटर मान लीजिए, ये हो गई इसकी ऊंचाई। अब क्षोभ मंडल की जो है विशेषता देख लेते हैं कि क्या होता है कि क्षोभ मंडल में जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो क्या होता है, तापमान कम होता है। वो कितने दर से होता है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से तापमान ऊपर जो है कम होता है। और जो है अभी हम लोग जो एडियाबेटिक और एडियाबेटिक जो परिवर्तन है उसको भी बाद में जब हम तापमान वाले में पढ़ेंगे। अभी केवल यहाँ नॉर्मल लैप्स रेट या जो वो क्षोभ मंडल में जो हम ऊंचाई के साथ ऊपर बढ़ते हैं तो कितना तापमान कम होता है, केवल अभी यहाँ पे यही पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए जो ग्राफ बना हुआ है ये ऊंचाई का प्रदर्शित किया गया है और ये टेम्परेचर है। यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है।
तब अब जब जो है क्षोभ मंडल में यहाँ पे जैसे मान लीजिए 32-30-32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, उसके बाद जब हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर लगभग -80 से -70 के आसपास टेम्परेचर कम हो जाता है ऊंचाई होने पर। ये हो गया ना क्षोभ मंडल की बात। इसमें क्षोभ मंडल में एक चीज़ और जान लीजिए कि इसमें जो ट्रोपोस्फियर नामकरण जो दिया था ये भी पूछा जाता है। इसको किसने दिया था? टी जेरेंस डी बोर्ट ने दिया था नामकरण। सबसे पहले ये जान लीजिए। और दूसरा ट्रोपोस्फियर में क्या होता है? ट्रोपोस्फियर में सारी जो घटनाएं होती हैं मौसम की, सब कुछ यहीं होता है। तूफान, चक्रवात, टॉर्नेडो, ये सब जो है यहीं होता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जलवाष्प होती है और गैसों का सांद्रण जो है लगभग 75% यहीं पे होता है क्षोभ मंडल में। अब क्षोभ मंडल में लगभग इतनी विशेषता हम लोगों ने पढ़ लिया। टेम्परेचर के आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर हम लोग क्षोभ मंडल पढ़े। और क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा जो होती है वो उसको बोलते हैं, जैसे ट्रोपोस्फियर है तो इसकी ऊपरी सीमा को बोलेंगे ट्रोपोपाज। ट्रोपोपाज में क्या होता है कि ये एक जो है, जैसे हम लोग ग्रामीण नगरीय उपांत में पढ़ते थे तो बीच का जो ट्रांजिशन एरिया था उसी को 1-2 किलोमीटर का जो ट्रांजिशन एरिया होता है उसी को क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज बोलते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि जो टेम्परेचर घट रहा था वो जो है घटना बंद हो जाता है और स्थिर हो जाता है टेम्परेचर। मतलब जितना टेम्परेचर ट्रोपोपॉज पे था उतना ही जो है स्थिर बना रहता है। तो इसके ऊपर जो मंडल होता है उसको बोलते हैं समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होता है कि ये जो है कितने किलोमीटर होता है? 16, मान लीजिए नीचे जो है हम विषुवत रेखा से ले रहे हैं तो 16 या 18 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर ऊपर तक समताप मंडल पाया जाता है। समताप मंडल, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं इंग्लिश में, स्ट्रेटोस्फियर। अब क्या होता है, यहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ मतलब 50 किलोमीटर पर भी जो है तापमान इसका जो है स्थिर बना रहता है, तापमान गिरता नहीं है। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो विशेषता होती है समताप मंडल में, तो सबसे पहले जाने जी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुयान जो है वो क्या होता है कि वायुयान जो निचले जो होता है क्षोभ मंडल में, वहाँ पे तो बादल वादल होते हैं, तो वहाँ पे वायुयान जो घरेलू उड़ान होती है वही केवल उड़ाए जाते हैं। जो अधिक दूर तक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट जो होती हैं वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं, क्योंकि जो है मौसम वहाँ साफ जो है विजिबिलिटी साफ रहती है। तो वो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वायुयान कहाँ जो होता है समताप मंडल होता है। अब जैसे लखनऊ से दिल्ली जाना है तो वो समताप मंडल में नहीं चले जाएंगे, वो क्षोभ मंडल में ही रहेंगे विमान। तो ये चीज़ हो गई। अब हाँ, एक चीज़ और देख लीजिए, समताप मंडल में सबसे जो महत्वपूर्ण होता है क्या होता है? ओजोन मंडल। ओजोन मंडल के बारे में भी हमने बताया कि 15 से 35 मान लीजिए या 12 से 35 के आसपास जो क्षेत्र होता है उसको जो है क्या बोलते हैं? ओजोन मंडल बोलते हैं। 15 से 35 मान लीजिए सांद्रण सबसे अधिक होता है ओजोन का, तो ओजोन मंडल इसीलिए बोलते हैं इसको। तो ओजोन मंडल के मैंने बताया कि जो ऑक्सीजन होती हैं उनका जो है विघटन होता है 80 से 100 किलोमीटर के आसपास एरिया में, और उनमें जो है फिर ये बनती हैं ओजोन, और फिर ओजोन जो है फिर निचले स्तर में सांद्रण कहाँ पे हो जाता है? 15 से 35 किलोमीटर के आसपास जो है इसका सांद्रण होता है। अब ये होता क्या है कि ओजोन क्या करती है, पृथ्वी की जो रेज आती हैं सूर्य से, अल्ट्रावायलेट रेज, उनको जो है ऑब्जर्व कर लेती हैं और पृथ्वी की जो है सुरक्षा करती हैं। तो ये हो गया। अब एक चीज़ और जान लीजिए कि जो कभी कभी पूछा था, जो समताप मंडल में कौन से बादल क्या कभी कभी पाए जाते हैं? तो समताप मंडल में जी हाँ बादल पाए जाते हैं कभी कभी जो है। तो उन बादलों को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं नाइक्रियस क्लाउड, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या नाइक्रियस क्लाउड बोलते हैं। एक हो गया नाइक्रियस क्लाउड, ये जो है बादल कभी कभी पाए जाते हैं समताप मंडल में। अब देखिए एक चीज़ और है कि अब हमने देखा कि जो ध्रुवों पर जो होता है क्षोभ मंडल उसकी ऊंचाई कम होती है, मान लीजिए 8 किलोमीटर है, तो 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के रेंज में ध्रुवों पर जो है समताप मंडल पाया जाता है। तो ध्रुवों पर अगर हम देखेंगे तो समताप मंडल की मोटाई सबसे अधिक होती है, लेकिन जो ऊपरी सीमा होती है वो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक ये ऊपरी सीमा 50 किलोमीटर ही होती है।
इसी कारण जो है मोटाई अगर देखा जाए तो ध्रुवों पर इसकी मोटाई अधिक हो जाएगी। अब समताप मंडल के बाद जो है इसमें जो एक जो समताप मंडल जब खत्म होने लगता है 50 किलोमीटर पे, एक जो है परत पाई जाती है, उसको स्ट्रेटोपाज, जैसे ट्रोपोपाज पढ़े थे वहाँ पे 16 से 18 किलोमीटर के आसपास या 15 औसत मान लीजिए, और तो उसी प्रकार स्ट्रेटोपाज परत पाई जाती है 50 किलोमीटर में। यहाँ क्या होता है, यहाँ अब जो है तापमान यहाँ भी अब बढ़ना शुरू करता है, मतलब परिवर्तन जो है शुरू हो जाता है। यहाँ हम देखिए फिगर में, ये फिगर में यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, ये क्या है, क्षोभ मंडल है। यहाँ तक तापमान जो है गिरा, ये माइनस है, ये एरिया माइनस का है, तो यहाँ तापमान गिरा, और फिर जब समताप मंडल आया तो यहाँ तापमान स्थिर बना रहा। उसके बाद जब 50 किलोमीटर के ऊपर एरिया, यहाँ पे क्या हो गया, तापमान फिर से बढ़ना शुरू हो गया, और इस मेसोस्फीयर में हम लोग जो है जाएंगे तो यहाँ पे तापमान जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, अब अगला जो मंडल है 50 के ऊपर, उसको बोलते हैं मध्य मंडल या मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर मेसो मेसोस्फीयर या मध्य मंडल। अब इसकी ऊंचाई क्या होती है, 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। इसकी ऊंचाई क्या होती है, 50 से 80 किलोमीटर की होती है। अभी क्या होता है, इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में पुनः गिरावट आने लगती है। जैसे ये तापमान यहाँ बढ़ना शुरू किया था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे इसमें क्या होता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तो तापमान में पुनः गिरावट होना शुरू हो जाती है। और यहाँ तक क्या होता है कि जब 80 किलोमीटर के आसपास पहुँचते हैं तो -80 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे अधिक जो सबसे कम टेम्परेचर कहाँ होता है, तो ये मध्य मंडल में सबसे ऊपरी जो परत है वो मेसोस्फीयर में होता है, मेसोपाज में बोलते हैं उसको, मेसोपॉज बोलते हैं। तो मध्य मंडल की यही विशेषता है कि इसमें क्या होता है कि पहले तो तापमान बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई पे आप बढ़ेंगे, जैसे ग्राफ में देखिए बढ़ा है, जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ेंगे तो 80 किलोमीटर आते आते क्या होता है कि तापमान पुनः घटने लगता है, और सबसे अधिक जो है, सबसे कम तापमान जो है -80 डिग्री 80 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। अब जो मेसोपाज के बाद जो ऊंचाई होती है, मतलब 80 के बाद जो होता है, उसमें अब टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू कर देते हैं, और फिर लेकिन जो है टेम्परेचर फिर बढ़ता ही रहता है। अब एक चीज़ और है, यहाँ पे मेसोपाज के ऊपर जो टेम्परेचर बढ़ता है वो उसमें चूँकि बाहर जो माध्यम नहीं होता है, विरल होता है माध्यम, तो वहाँ टेम्परेचर का मापन ऐसे नहीं किया जा सकता। वहाँ मान लीजिए टेम्परेचर अगर 500 डिग्री भी है तो उसमें हाथ नहीं जलेगा आपका। अगर किसी तरह संभव है कि हाथ वहाँ बाहर निकाल लें, ऐसे वायु दाब इतना कम रहेगा कि हाथ हमारा तुरंत फट जाएगा मान लीजिए किसी उपकरण से, तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, लेकिन आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो है माध्यम विरल होने के कारण आप वहाँ पे जलेंगे नहीं। और इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि इसमें भी जो मध्य मंडल में बादल जो पाए जाते हैं कभी कभी, उसको क्या कहते हैं, उसका भी नाम याद कर लीजिए, उसको बोलते हैं नॉक्टिलूसेंट बादल, इसको बोलते हैं वहाँ पे मध्य मंडल में। मध्य मंडल की एक और विशेषता है कि यहाँ पे उल्कापात जो होता है, तो यहाँ पे जब वायुमंडल का घनत्व बढ़ने लगता है तो वो क्या होती हैं कि यहाँ मध्य मंडल के आसपास जो है वो जल जाती हैं। अब जो है इसके बाद जो तापमंडल होता है, तापमंडल कहते हैं 80 किलोमीटर के ऊपर, तो उसमें तापमंडल में दो जो है विभाजन किया जाता है। तापमंडल मान लीजिए, तो तापमंडल में दो विभाजन किया जाता है। एक होता है आयन मंडल और एक होता है आयतन मंडल या एक्सोस्फीयर। तो जो आयन मंडल होता है इसकी ऊंचाई होती है 80 से लगभग जो है 640 किलोमीटर तक, और जो 640 किलोमीटर के बाद जो एरिया होता है उसे आयतन एक्सोस्फीयर बोलते हैं या आयतन मंडल बोलते हैं, आयतन एक्सोस्फीयर। तो आयन मंडल के बारे में पहले देख लेते हैं। यहीं पे आयन मंडल में क्या होता है,
अब आयन मंडल को अगले पेज में देख लेते हैं, क्योंकि इसमें लिखने में जो है सुविधा होगी। आयन मंडल में क्या होता है? आयन मंडल में आयन मंडल इसमें क्या होता है कि 80 से 640 किलोमीटर की मान लीजिए माना जाता है। इसमें जो होता है परत जो पाई जाती है वो डी परत पाई जाती है, फिर ई परत पाई जाती है, डी ई एफ जी परत पाई जाती है। अब देखिए एक चीज और होता है कि आयन मंडल में डी ई एफ जी परत क्यों जो है माना गया। तो सबसे पहले देखिए, जो ये क्षोभ मंडल है उसको मान लीजिए ए परत मानते हैं, और समताप मंडल को बी परत मानते हैं, और मध्य मंडल को सी परत मानते हैं। और उसके बाद जब मेसोपाज के बाद जो क्या शुरू हो जाता है? आयन मंडल। तो आयन मंडल में ए बी सी हो गया, तो फिर डी और डी ई एफ जी ये परत होती है। अब इनका जो है कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर पाया जाता है ये सब भी जाना जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जानने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। यहाँ यही जानना है कि जो डी परत होता है उसमें लॉन्ग वेव जो है रेडियो होती हैं, उनका जो है परावर्तन होता है। फिर यहाँ पे मीडियम वेव का परावर्तन होता है, और एफ में जो है शॉर्ट वेव का जो है परावर्तन होता है, जो रेडियो वेव होती हैं। और जी जो होते हैं, जी जो परत पाई जाती है, इसमें क्या होता है कि जो इसमें होता है क्या है कि जो कॉस्मिक रेज होती हैं वो इसमें जो है क्या होते हैं कि वो उसको जो है ये ऑब्जर्व कर लेते, जला देती है। तो जो अरोरा अरोरा की जो घटना होती है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियालिस, ये जो है इसी परत में घटित होती है। तो एग्जाम में आता है जो आयन मंडल ऑप्शन में आता है, तो आयन मंडल ही आप लोग सही मानिएगा। सबिन सिंह की किताब में जो है चूंकि आयन मंडल को 640 किलोमीटर तक दिखाया गया है, और किताबों में 80 से 400 किलोमीटर तक आयन मंडल को दिखाया गया है। तो जो ये जी परत होती है इसको जो है 400 से 640 किलोमीटर के बीच में जो परत पाई जाती है, जहाँ कॉस्मिक रेज जो आती हैं सूर्य से, जो जल जाती हैं, जो ऑस्ट्रेलियस अरोरा जो घटना होती है वो इसी परत में होती है। तो जो जो किताब जो है इसको इसके अंतर्गत मानती हैं तो वायुमंडल में कहते हैं, और जो इसके बाद मानती हैं कि एक्सोस्फीयर में होता है, जैसे सबिन सिंह ने लिखा है कि एक्सोस्फीयर में जो घटना होती है ये अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियालिस की। तो ऑप्शन के हिसाब से जो है हम इसको जो है सही मानेंगे। जो है कैसे क्या होता है ऑप्शन जो आता है क्वेश्चन के में, अकॉर्डिंग टू सबिन सिंह। देखो सबिन सिंह के हिसाब से तो जो है इसमें एक्सोस्फीयर जो है सही होगा, ये अरोरा की घटना होगी। डीएस लाल और ये सब जो है शायद जो है वो आयन मंडल दिए हैं, आंसर में भी शायद जो आयोग से आता है वो आयन मंडल में ही आता है अरोरा की जो है घटना। अब जो है ये हो गई आयन मंडल, और एक्सोस्फीयर के बारे में भी हो गया। 640 के ऊपर क्या होता है कि वायुमंडल सबसे ऊपरी भाग होता है, जिनमें जो है घनत्व बहुत कम हो जाता है और अत्यंत वायुमंडल विरल हो जाता है। अब जो है एक और जो विभाजन है हमारा वो वायुमंडल का, वो होता है रासायनिक रूप में। रासायनिक, हाँ एक चीज और है, सम विषम जो है इसी में है, रासायनिक विशेषता के आधार पर। तो जो सबसे पहले देखिए जो सम मंडल होता है, सम मंडल और विषम मंडल, यही जान लीजिए जो सम मंडल होता है वो देखिए यहाँ तक होता है, मेसोपाज तक जो है सम मंडल बोलते हैं। तो यहाँ क्या होता है 0 से 80 तक गैसों की जो प्रतिशतता है या गैसों का अनुपात है वो बराबर रहता है, तो इसीलिए इसको सम मंडल बोलते हैं। इसके बाद जो 80 किलोमीटर के ऊपर जो होता है उसको विषम मंडल इसीलिए बोलते हैं कि इसमें जो गैसों की जो आयतन होता है उनमें परिवर्तन होता रहता है, तो इसीलिए जो है इसको बोलते हैं। तो अब जो है इसकी जो परत है सममंडल विषममंडल का देख लिया हम लोगों ने। अब जो रासायनिक आधार पे जो है इसका विभाजन, उसको हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी जो है परत पाई जाती है। वैसे पूछा नहीं जाता है ये, लेकिन जानना चाहिए। सममंडल के बारे में हम लोग पढ़ ही लिए, जो है मेसोस्फीयर तक जो होता है 80 किलोमीटर तक। उसके बाद विषम मंडल में क्या होता है कि जैसे सबसे पहला लेयर जो पाई जाती है वो पाई जाती है आणविक एटॉमिक
नाइट्रोजन परत, नाइट्रोजन परत, तो ये मान लीजिए लगभग 90 से ये 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें इस परत का जो है विस्तार जो है होता है। उसके बाद फिर ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की परत होती है, वो होती है 200 से 1100 किलोमीटर तक। और फिर उसके बाद जैसे गैसें हल्की होती रहती हैं तो वो ऊपर चली जाती हैं। तीसरा होता है हीलियम का, जो है आणविक हीलियम जो परत पाई जाती है, वो 1100 से 3500 किलोमीटर तक पाई जाती है। और उसके बाद जो चौथी है हाइड्रोजन परत, ये सबसे ऊपर होती है। ये 3500 से लेकर के ऊपर तक वायुमंडल में इसकी ऊपरी सीमा जो है अभी तक सही से ज्ञात नहीं हो पाई है। तो ये जो है हो गया रासायनिक विभाजन। रासायनिक विभाजन भी हम लोगों ने देख लिया। रासायनिक विभाजन में सममंडल में क्या होता है कि सममंडल कहाँ तक होता है, मेसोस्फीयर तक होता है, 80 किलोमीटर के आसपास तक। अब ये हो गया हमारा वायुमंडल का संगठन और संरचना। अब इसमें कुछ चीज़ें जैसे मान लीजिए छूट जाता है, नहीं ध्यान में आता है बोलते समय, उसको जो जब क्वेश्चन कर रहे हैं जो हम लोग 50,000 प्रश्नों का, उसमें जो हम लोग करेंगे तो उसमें जो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर का जो क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें चूंकि व्याख्या करने में दिक्कत हो रही तो हमने कहा इसको जो है वीडियो बना लें, आप लोग इसे देख लीजिए तो और अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को।